वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में 6 सेमेस्टर की बीए प्रोग्राम की हिस्ट्री कराने वाला हूं। आप लोगों की बुक का नाम है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड। हिंदी में बोले तो भाई 20वीं शताब्दी विश्व इतिहास के मुद्दे द्वितीय। ये आप लोगों की बुक का नाम है। इसकी बुक का भाई मैं आप लोगों को जो फर्स्ट यूनिट है इसमें टोटल 2 चैप्टर थे, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। दोनों का वीडियोस का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। आज से भाई मैं आप लोगों की जो सेकंड यूनिट है ये कराने वाला हूँ। सेकंड यूनिट में भाई आप लोगों का सिर्फ एक ही चैप्टर है वी उपनिवेशीकरण वाला, इसे कंप्लीटली अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आज की वीडियो। रही बात भाई बाकी के चैप्टर्स आपकी बाकी की यूनिट्स, तो ये भी आप लोगों को बहुत जल्दी जो है मैं निपटा दूंगा, आप लोगों को वीडियोस के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पे भाई आप लोगों की स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम आ रहा होगा, आप मुझे यहाँ पे फॉलो करके अपना प्यार जरूर दिखाइएगा, सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और कोई डाउट हो तो वो यहाँ पे आप मेरे से क्लियर अप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो भाई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा। हमने अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन जो है आप लोगों का सब्जेक्ट, उसको ऑलरेडी कंप्लीटली पढ़ा दिया है। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके भी नोट्स रेडी हैं, उसके नोट्स का लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस सब्जेक्ट के भी भाई नोट्स जो है कंप्लीटली रेडी हो चुके हैं, उनका लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है नोट्स ले सकते हैं। तो भाई हमारी यूनिट जो है वो है सेकेंड, और चैप्टर का जो नाम है वो है भाई वी उपनिवेशीकरण। और उसके बाद भाई वी उपनिवेशीकरण होता क्या है अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को। सबसे पहले वी उपनिवेशीकरण से समझने से पहले भाई आप उपनिवेशीकरण समझो क्या होता है। देखो भाई आप लोगों को सबको पता है कि भाई भारत के ऊपर जो ब्रिटेन थे यानी कि अंग्रेज थे, उन्होंने भाई क्या कर रखा था, शासन चला रखा था, कब्जा कर रखा था। फिर जाके भाई हमें 1947 में जाके आज़ादी मिली है और फिर हम आज़ाद हुए हैं। इसी टाइप से भाई बहुत सारे देश जो हैं दुनिया में वो ब्रिटेन के गुलाम थे, बहुत से फ्रांस के गुलाम थे, बहुत से जापान के गुलाम थे, बहुत से जर्मनी के गुलाम थे। तो इस वजह से पूरी दुनिया में बहुत सारे देश जो थे वो गुलाम थे। तो एक देश द्वारा भाई दूसरे देश को गुलाम बना लेना, यही आप लोगों का उपनिवेशीकरण कहलाता है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे उपनिवेशीकरण क्या चीज़ है। अगर एक देश दूसरे देश को गुलाम बना लेता है तो इसे हम उपनिवेशीकरण बोलेंगे। अब वी उपनिवेशीकरण का मतलब समझो। वी उपनिवेशीकरण का मतलब बिल्कुल इसके उल्टा हो गया, यानी कि जब इन सारे देशों को आज़ादी मिल जाएगी, जितने भी गुलाम देश हैं जब उनको आज़ादी मिल जाएगी तो इसी को कहेंगे हम वी उपनिवेशीकरण। यानी कि अब उल्टा हो रहा है कि वो सारे देश जो है अब आज़ाद हो रहे हैं, पहले गुलाम थे अब वो आज़ाद हो रहे हैं, तो इस चीज को हम कहेंगे वी उपनिवेशीकरण, यानी कि उपनिवेशीकरण का खत्म होना। इन सिंपल लैंग्वेज में जब भाई भारत आज़ाद हुआ था 1947 में ब्रिटेन से, अंग्रेजों से, तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे वी उपनिवेशीकरण, यानी कि उपनिवेशीकरण का खत्म होना या ना होना वी उपनिवेशीकरण कहलाता है। चलो भाई अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं पूरी डिटेल में इस चीज को। सबसे पहले भाई पृष्ठभूमि देखते हैं, या आप इसे छोटा सा इंट्रोडक्शन या परिचय भी बोल सकते हो। अब भाई ये जो उपनिवेशीकरण है यानी कि एक देश द्वारा दूसरे देश को गुलाम बना लेना, ये प्रोसेस कब से स्टार्ट हुआ? तो भाई ये स्टार्ट हुआ आप लोगों का 17वीं शताब्दी के बाद से। क्या हो रहा था, ये जो यूरोपीय साम्राज्य थे, यूरोप तो भाई आपने वर्ल्ड मैप में देखा होगा, इस तरफ है भाई अमेरिका, इस तरफ है भाई आप लोगों का यूरोप, इस तरफ है नीचे अफ्रीका, इस तरफ है भाई आप लोगों का रूस वगैरह पड़ता है, नीचे आओगे तो यहाँ पे भारत वगैरह पड़ता है, और सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पे नीचे की साइड में ऑस्ट्रेलिया वगैरह पड़ता है। तो ये जो यूरोप में भाई साम्राज्य थे, यानी कि यूरोप में जो राजा वगैरह रहा करते थे उस टाइम पे, फॉर एग्जांपल पुर्तगाली थे, डच थे, स्पेनी लोग थे, तो इन सबको भाई धीरे धीरे क्या है जहाज बनाने आ गया था। जहाज बनाने की टेक्नोलॉजी जो है ये सीख चुके थे। तो जब भाई इन्हें जहाज बनाना आ गया तो ये क्या करने लग गए भाई, यूरोपवासी ये एशिया और अफ्रीका के देशों में जाने लग गए। जहाज बना के पानी की यात्रा कर करके एशिया के देशों में गए, यानी कि एशिया आपने देखा होगा यहाँ पे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन देशों में आने लग गए। साथ ही साथ ये जो अफ्रीका इसके नीचे पड़ता है यहाँ पे सारा, इन देशों में आने लग गए। और यहाँ पे आने के बाद भाई इन्होंने क्या करना शुरू करा भाई, व्यापार वगैरह करना शुरू कर दिया, अपने व्यापार को बढ़ाने लग गए यहाँ पे आके। और व्यापार वगैरह भाई किस चीज का करते थे, ये मसालों वगैरह का करते थे, कीमती धातु वगैरह का करते थे, सूती वस्त्र वगैरह का जो है व्यापार करते थे। आपने सुना होगा भाई भारत जो है वो सूती वस्त्र और मसालों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हुआ करता था पहले के टाइम पे, और आज के टाइम पे भी मसालों में तो आज के टाइम पे भी बहुत ज्यादा मशहूर है भारत। तो भाई यही जो यूरोप के जो राजा वगैरह थे, जो साम्राज्य थे,
ये जब भाई अफ्रीका के देशों में और एशिया के देशों में जाने लग गए अलग अलग, तो पहले इन्होंने व्यापार करना शुरू करा, धीरे धीरे व्यापार की आड़ में इन्होंने धीरे धीरे उस देश को गुलाम बना लिए। जैसे कि भाई ब्रिटेन ने करा, ब्रिटेन आया था पहले, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, फिर भाई उस कंपनी ने व्यापार करा कुछ सालों तक और धीरे 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 पूरे हमारे भारत को गुलाम बना लेता। सेम इसी टाइप से भाई सभी देशों को जो है गुलाम बनाया गया। कुछ को ब्रिटेन ने गुलाम बनाया, कुछ को भाई फ्रांस ने गुलाम बनाया, कुछ को जर्मनी ने बनाया, कुछ को जापान ने बनाया। तो यानी कि कुछ देशों ने मिलकर सभी पूरे सारे देशों पे जो है अपनी मनमानी चलाई, उन्हें अपना गुलाम बना लिया। तो आप लोगों को भाई यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया होगा जो उपनिवेशीकरण है ये चीज शुरू कहाँ से हुई, यानी कि एक देश दूसरे देश को जो गुलाम बनाने का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। ये 17वीं शताब्दी से जब भाई जहाज बनाने स्टार्ट करे इन लोगों ने, तब भाई धीरे धीरे एक दूसरे देशों में गए और वहां पे व्यापार की आड़ में इन्होंने गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उपनिवेशीकरण करना शुरू कर दिया। अब 1929 में भाई क्या हुआ, 1929 में यूरोप के जो भी देश वगैरह थे, यूरोप की शक्तियां थी, यूरोप के जो पावरफुल देश थे, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, जो दूसरे देशों को भाई गुलाम बना रहे थे, इन सारे देशों के अंदर भाई क्या हो गया, आर्थिक मंदी आ गई, यानी कि इन्हें बहुत ज्यादा पैसे वैसों की जो है दिक्कत होने लगी। वो क्यों? क्योंकि भाई आप लोगों ने पढ़ा है कि 1914 से 1918 के बीच में हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो भाई युद्ध होगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई पैसा खर्च होगा, और पैसा इतना खर्च हुआ कि भाई इनके देश में जो है तंगी आ गई बहुत ज्यादा पैसों की। तो अब जब तंगी आ गई भाई इस चीज से, तो इस चीज से इन्होंने क्या करना शुरू करा, पैसों की जरूरत को पूरी करने के लिए जो अफ्रीका के देश वगैरह थे, अफ्रीका के जो लोग वगैरह थे, उनको और ज्यादा गुलाम बनाना धीरे धीरे शुरू कर लिया, ताकि भाई वहां से लूट लूट के सब कुछ अपने देश में ले जाए, अपने देश में भर ले। और यही हुआ भाई भारत के साथ भी, आप लोगों को पता ही होगा। तो अभी तक जो भाई मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ये सब था आप लोगों का उपनिवेशीकरण, यानी कि एक देश जब दूसरे देश को गुलाम बना लेता है, तो ये वाला प्रोसेस अभी तक पढ़ाया है मैंने आप लोगों को उपनिवेशीकरण। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वी उपनिवेशीकरण की वो उपनिवेशीकरण जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ, यानी कि अब सारे देश जो हैं वो गुलामी से कैसे स्वतंत्र होने लग गए, छूटने लग गए या आजाद होने लग गए। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वी उपनिवेशीकरण। अब वी उपनिवेशीकरण भाई वो आप लोगों का स्टार्ट तो प्रथम विश्व युद्ध से ही हो गया था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध आप लोगों को पता ही होगा 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था। इसी टाइप से जो द्वितीय विश्व युद्ध था ये आप लोगों को चला था 1939 से 1945 तक के बीच में। तो जो हमारा वी उपनिवेशीकरण का प्रोसेस था, यानी कि देश जो धीरे धीरे आजाद हो रहे थे, ये स्टार्ट तो भाई आप लोगों का प्रथम विश्व युद्ध से ही हो गया था। क्योंकि भाई जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो इन सारे यूरोपीय जो महाशक्ति देश थे, जिन्होंने भाई दूसरे देशों को गुलाम बना रखा था, इनमें बहुत ज्यादा तंगी आ गई थी, ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। और दूसरी तरफ भाई धीरे धीरे और सारे देश जो हैं वो स्ट्रांग होते जा रहे थे, पावरफुल भी होते जा रहे थे। लाइक आप अमेरिका को देख सकते हो, उस टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था, रूस को देख सकते हो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। इसी टाइप से और भी देश जो है धीरे धीरे पावरफुल होते जा रहे थे। आप भारत की बात करोगे तो भारत भी धीरे धीरे जो है पावरफुल होता जा रहा था। तो ये जो वी उपनिवेशीकरण है, यानी कि ये जो देश फटाफट आजाद हो रहे थे, तो ये स्टार्ट तो भाई तुम्हारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही हो गया था। लेकिन ये प्रोसेस भाई और तेज तब हो गया जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है कि 1939 से 1945 के बीच में हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। अब भाई पहले विश्व युद्ध से तो भाई ये लोग झेल नहीं पाए इसकी मार, ये जो महाशक्ति थी बड़ी बड़ी, इनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था भाई पहले विश्व युद्ध से। अब दूसरा विश्व युद्ध और हो गया तो ये महाशक्तियां जो है और ज्यादा कमजोर होने लगी, और दूसरे देशों ने यही फायदा देख के, जो गुलाम देश थे ना, उन्होंने यही फायदा देख के अपने आप को आजाद कराने की कोशिश करी। फॉर एग्जांपल आप भारत का भी ले सकते हो, भारत भी भाई इसी टाइम पे आजाद हुआ। आप लोगों को पता 1947 के आसपास जो है भारत आजाद हुआ है, और जबकि 1945 में आप लोगों को पता ही है द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था। भारत के आजाद होने की जो बात थी वो तो भाई 1930 से ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो मजबूरन भाई इन लोगों को देश हमारा छोड़ के जाना ही पड़ा और फिर भाई इन्हें अंत में आके 1947 में हमें आजाद करना ही पड़ा। लेकिन भाई ये जो फ्रांस है और डच है और जो ब्रिटेन है, इस जैसे देश जो है ये क्या चाह रहे थे कि उपनिवेशीकरण खत्म ना हो, उल्टा मजबूत कर ले, हम दूसरे देशों पे और ज्यादा पकड़ जमा ले। और इस चीज के लिए भाई इन्होंने प्लानिंग वगैरह करी। फॉर एग्जांपल भाई फ्रांस ने क्या करा, एक संविधान बना दिया अपने गुलाम देशों के लिए भी और खुद के लिए भी, यानी कि दोनों के लिए एक ही संविधान बना दिया, ताकि वो देश जो है अब इनसे आजाद हो ही ना पाए। साथ ही साथ भाई डच ने क्या करा, डच ने भाई
एक भूमि को मिलाने के लिए, यानी कि गुलाम देशों की भूमि को और अपनी भूमि को मिलाने के लिए भाई इन्होंने प्लानिंग वगैरह करी, योजना वगैरह बनाई। और ब्रिटेन ने क्या करा भाई, ब्रिटेन ने अफ्रीका के जो देश थे उन पे अपनी पकड़ और मजबूत बनाने की जो है कोशिश करी, उसमें प्लानिंग वगैरह करके। लेकिन भाई ये चीजें कब तक चलती रहती, जब भारत आजाद हुआ भाई, ब्रिटेन ने भारत को आजाद करा, तभी से विउपनिवेशीकरण जो है और तेजी से फैलने लगा, यानी कि और सारे देश भी हैं धीरे धीरे फटाफट आजाद होने लग गए, यानी कि भारत के बाद से ही विउपनिवेशीकरण का प्रोसेस बहुत ज्यादा तेज हो गया। तो आई होप भाई आप लोगों को इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उपनिवेशीकरण क्या होता है, वो कहां से स्टार्ट हुआ, ये समझ में आ गया होगा, और विउपनिवेशीकरण क्या होता है, ये चीज कैसे स्टार्ट हुई और कहां तक चली, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब भाई हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है विउपनिवेशीकरण क्या है, सैद्धांतिक संकल्पना। यानी कि भाई इसमें इस हेडिंग के अंदर आप लोगों को विउपनिवेशीकरण का मतलब थोड़ा बुक की लैंग्वेज में समझाया गया है, ताकि आप पेपर में लिख सको कि विउपनिवेशीकरण के बारे में थोड़ा बहुत लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप। तो ये हेडिंग भाई मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसके अंदर का जो डेटा है आप देख लीजिए। ऑलरेडी आप लोग जो है ये सारी चीजें समझ चुके हो, मैंने ऊपर ही आप लोगों को विउपनिवेशीकरण का जो है मतलब समझा दिया है। यहाँ पे भाई मैं एक शब्द और बताना चाहूंगा, आप औपनिवेशीकरण कह लो या उपनिवेशीकरण कह लो, बात एक ही है। साथ ही साथ भाई इसे और नामों से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल साम्राज्यवाद बोलूं मैं आप लोगों को, या उपनिवेशवाद बोलूं या औपनिवेशीवाद बोलूं, तब भी सेम मतलब है, साम्राज्यवाद का भी सेम मतलब होता है। तो आप इन शब्दों में या इनके जो वर्ड है इनमें कंफ्यूज मत होना, चाहे आपसे साम्राज्यवाद बोल दे या औपनिवेशवाद बोल दे या उपनिवेशवाद बोल दे, सब एक ही चीज है। चलिए भाई अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग है भाई हमारी विउपनिवेशीकरण कब प्रारंभ हुआ। और आप लोगों को भाई ये चीज भी मैं बहुत अच्छे से ऊपर ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि विउपनिवेशीकरण का प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ और उपनिवेशीकरण का प्रोसेस भी कब स्टार्ट हुआ था, अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इस वजह से इस हेडिंग को भी जो है मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाने वाला, जस्ट ये आप लोगों के लिए मैंने लिख रखा है, ताकि आप लोगों को पेपर में लिखना तो कैसे लिखोगे, ये थोड़ा किताबी लैंग्वेज में मैंने लिख रखा है, तो आप इसे भी खुद से पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं भाई विउपनिवेशीकरण के कारण। ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि पेपर में अगर आपसे विउपनिवेशीकरण पूछेंगे तो आप इजीली जो इंट्रोडक्शन में सारी बातें पढ़ाई थी, अगर उतना भी लिख दोगे तो इनफ है। लेकिन आपको तो भाई आंसर बड़ा लिखना है, तो आंसर बड़ा करने के लिए आप जो है इस टॉपिक को ऐड कर सकते हो, विउपनिवेशीकरण के कारण को। और अगर आप ये एडिशनल चीजें लिखते हो, एडिशनल नॉलेज लिखते हो, तो भाई आप लोगों का आंसर जो है अच्छा हो जाएगा, जिससे आप लोगों को मार्क्स फेच करने में मदद मिलेगी। तो चलो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं भाई। विउपनिवेशीकरण ये जो हो रहा था इसका कारण क्या था, यानी कि ये जो सारे देश अब आजाद होने लग गए थे भाई भारत की आजादी के बाद से, तो रीजन क्या था कि भाई एकदम से जो है सारे देश धीरे धीरे आजाद होने लग गए, इसका रीजन क्या था। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं भाई। पहला रीजन था भाई अटलांटिक चार्टर। अब ये अटलांटिक चार्टर है क्या भाई, ये एक तरीके का दस्तावेज है। हुआ क्या था, 1941 में एक सम्मेलन टाइप आप मान लो, या एक बैठक हुई थी शक्तिशाली देशों की, यानी कि ये सारे देश जिन्होंने पूरी दुनिया को गुलाम बना रखा था ना, इन सारे देशों की बैठक हुई थी और उसमें बहुत सारे देश शामिल थे। तो उसमें ये डिसाइड किया गया था या ये नियम बनाया गया था कि भाई सभी लोगों को अपना आत्मनिर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। तो इस चार्टर के तहत या इस दस्तावेज के तहत ये कानून बना दिया गया था, ये नियम बना दिया गया था कि सभी लोगों को अपने खुद के निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। तो एक तरीके से देखें तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि भाई सभी लोग या सभी देशों को खुद पर शासन करने का अधिकार होना चाहिए, यानी कि ये अपने जाल में खुद ही फंस गए। अब इनकी मजबूरी बन गई, क्योंकि इन्होंने ये रूल बना दिया, ये नियम बना दिया था इस दस्तावेज के तहत, इस चार्टर के तहत 1941 में। तभी भाई इन्होंने जो है बाकी देशों को इन्हें धीरे धीरे आजाद करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। तो आप लोगों को पहला कारण समझ में आ चुका होगा। पढ़ते हैं भाई दूसरा कारण। दूसरा है भाई द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। अब भाई मैंने आप लोगों को बताया था जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये आप लोगों का हुआ था 1939 से 1945 के बीच में। तो ये विउपनिवेशीकरण तो भाई स्टार्ट तो हमारा पहला विश्व युद्ध से ही हो गया था, लेकिन दूसरे वाले ने इस प्रोसेस को और भी ज्यादा तेज कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई पहले विश्व युद्ध में ही जो है ये बड़ी बड़े जो देश थे जिन्होंने गुलाम बना रखा था, इनको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। इनके देश जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। अब ये अपने पे शासन संभाले ढंग से या दूसरे देशों का शासन करें। फिर उसके कुछ टाइम बाद भाई ये द्वितीय विश्व युद्ध भी हो गया, दूसरा वाला विश्व युद्ध। अब दूसरा विश्व युद्ध हो गया
तो भाई जो पहले से ये नुकसान में चल रहे थे, इनके देश में शासन पूरा बिगड़ चुका था, ये अपने देश को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, आर्थिक संकट आ गया था, तो ये और ज्यादा बढ़ गया। ऐसे में भाई इन्होंने यही सोचा कि दूसरे देशों को छोड़ो, अपने देशों को संभालो। इस वजह से कुछ देशों को तब आजाद कर दिया। तो भाई ये भी एक कारण है विउपनिवेशीकरण का। पढ़ते हैं भाई तीसरा कारण। तीसरा कारण है भाई द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उपनिवेश देशों की असंतुष्टि। अब हुआ क्या था भाई, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के बीच में, तो ये जो सारे गुलाम देश थे ना, तो इन्होंने उन देशों की हेल्प करी थी भाई द्वितीय विश्व युद्ध में, जिन देशों ने इन्हें गुलाम बना रखा था। तो इन गुलाम देशों ने इन देशों की वापस से हेल्प करी द्वितीय विश्व युद्ध में। अब हेल्प क्यों करी, ताकि भाई ये जो देश हैं जो गुलाम बना के बैठे हुए हैं इनको, वो इनको आजाद कर दे। इस पर्पस से ही जो है इन्हें हेल्प करी इन सारे गुलाम देशों ने। साथ ही साथ भाई अटलांटिक चार्टर मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया, उसमें भी भाई इन्होंने एक कानून बना दिया था कि सबको अपना शासन करने का या अपने खुद के निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। ये एक उन्होंने कानून बना दिया था। तो इस पर्पस से भाई इन सारे गुलाम देशों ने जो है हेल्प करी थी उन सारे देशों की। और इन देशों ने भाई वादा भी करा था इन अपने गुलाम देशों से कि भाई अगर तुम हमारी हेल्प वगैरह करोगे युद्ध वगैरह लड़ने में, तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे, स्वतंत्र छोड़ देंगे। लेकिन भाई ये जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां थी जिन्होंने गुलाम बना रखा था, इन्होंने आजाद नहीं करा। द्वितीय विश्व खत्म होने के बाद भी गुलाम बनाए रखा उन सारे देशों को। ऐसे में भाई वो सारे देश सारे किलस गए, वहां की जनता किलस गई। तो फिर उन सब जनता ने मिलकर भाई धीरे धीरे जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे लड़ाई मार काट करना जो है शुरू कर दी, आंदोलन शुरू कर दिया। फिर स्थिति भाई इतनी बिगड़ गई कि उन देशों को इन देशों को गुलाम करना ही पड़ा, यानी कि गुलाम देशों को छोड़ना ही पड़ा, महाशक्ति जो देश थे उनको। तो ये भी एक कारण है कि भाई विउपनिवेशीकरण का प्रोसेस जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के जो कारण गुलाम देश के जो लोग थे वो असंतुष्ट हो गए थे, यानी कि बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने जो वादा करा था वो पूरा नहीं करा। और उसके बाद जब ये सारे देश की जनता वगैरह किलस गई, इन्होंने हड़ताल वगैरह करी, उसके बाद जो है इन्हें देशों को आजादी मिलनी शुरू हो गई। पढ़ते हैं भाई चौथा कारण विउपनिवेशवाद का। चौथा कारण है भाई राष्ट्रवाद की भावना। तो सबसे पहले भाई राष्ट्रवाद समझो। राष्ट्रवाद होता क्या है भाई, राष्ट्र मतलब होता है देश, और वाद मतलब कि भाई आप सोच कह सकते हो, अपने देश से प्यार करना, अपने देश की भलाई के बारे में सोचना, सब कुछ अपने देश की अच्छाई के बारे में करना, इस चीज को ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। अब ये जो गुलाम देश थे, ये जो उपनिवेश देश थे, उपनिवेश देश का भी भाई मतलब क्या होता है, गुलाम देश, यानी कि जो देश गुलाम हो उन्हें हम उपनिवेश देश बोलते हैं। तो ये जो उपनिवेश देश थे भाई, ये तो चाहते यही थे कि भाई हम स्वतंत्र हो जाए, और इन्हें भाई अपने देश से प्यार भी था, तो ये कुछ भी करने के लिए तैयार थे भाई, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, लड़ने मिटने कटने के लिए भी तैयार थे। आप भारत में भी देखोगे तो कितने स्वतंत्र सेनानी हैं भाई, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, उधम सिंह है, और भी आपने बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी के नाम सुने होंगे, बहुत सारे राष्ट्रीय नेताओं वगैरह के नाम सुने होंगे, जिसमें भाई गांधी जी, नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, और भी बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी। इन सब ने क्या करा, मिलके देश को आजाद कराया, क्योंकि भाई इनमें क्या थी, राष्ट्रीय भावना थी, देश को लेकर प्रेम था, प्यार था। चलो भाई फिफ्थ कारण पढ़ते हैं। फिफ्थ है भाई हमारा दो नई महाशक्तियों का उदय। अब भाई आप लोगों को पता ही है, जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद से भाई दो महाशक्तियां जो है पूरे विश्व में बन के निकले, यानी कि दो सबसे ऊंचे लेवल के देश बन के निकले। पहला था भाई अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ, और ये मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा चुका हूं अच्छे से। तो अब वर्ल्ड में भाई इनकी बहुत चलती थी, क्योंकि यही सबसे टॉप लेवल पे थे दोनों। अब ऐसे में भाई ये दोनों देश ही बेशक आपस में दुश्मन थे ये, लेकिन दोनों देश भाई एक चीज को सपोर्ट करते थे, वो था भाई विउपनिवेशवाद, यानी कि ये औपनिवेशिक जो शासन था, उपनिवेश जो एक देश दूसरे देश को गुलाम बना लेता था, इस चीज को बहुत ज्यादा गलत मानते थे ये। क्यों? क्योंकि ये खुद भी गुलाम रह चुके थे, ब्रिटेन फ्रांस वगैरह के। तो ऑब्वियस सी बात है भाई गलत ही मानेंगे। आज के टाइम पे भारत भी गलत मानता है, और वो सारे देश ही गलत मानते हैं जो जो गुलाम रह चुके हैं। तो अब इस वजह से भाई ये वर्ल्ड पावर बन गए हैं दोनों देश। तो इन्होंने भाई बाकी जो देश थे जो मतलब दूसरे देशों को गुलाम बना रखा था, उन पे प्रेशर डाला, उन पे दबाव डाला, ताकि ये इन्हें आजाद कर दे धीरे धीरे। तो ये भी भाई एक कारण है विउपनिवेशवाद का, यानी कि ये जो धीरे धीरे आजाद हुए थे, इस चीज का एक कारण भाई दोनों महाशक्तियों का उदय भी था। तो आई होप भाई आप लोगों को जो है ये सारे कारण समझ में आ गए होंगे। आप लोगों को कारण कम लग रहे होंगे, आप बोल रहे होंगे सिर्फ 5 कारण है भाई। वैसे ये टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में ही नहीं है, मैंने जस्ट आपकी नॉलेज के लिए जो है
ये लिख दिया है यहाँ पे, और ताकि आप पेपर वगैरह में यूज करके इसे अपना आंसर बढ़िया बना सको, इस वजह से ये टॉपिक ऐड करा है। और इसके भाई कारण जो है वैसे 5 इनफ है, इससे ज्यादा याद रखने की आप लोगों को जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये एक एडिशनल टॉपिक है। ठीक है, जो मेन टॉपिक्स हैं वो उसके लिए मैंने आप लोगों को प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं। फॉर एग्जांपल भाई आप लोगों का जो सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर से वो ये है भाई आप लोगों का अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम। आपने भाई भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा होगा, यानी कि भारत कैसे 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 आजाद हुआ भाई, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम। सेम उसी टाइप से एक अल्जीरिया देश है। ये अल्जीरिया देश कहाँ पे है भाई, आप लोगों का अफ्रीका में है। आप देखोगे वर्ल्ड मैप में तो इधर पड़ता सारा अमेरिका, इधर पड़ेगा आप लोगों का यूरोप, इधर पड़ेगा भाई दक्षिण अफ्रीका, इधर पड़ेगा आप लोगों का रूस, एशिया वगैरह, और नीचे यहीं पे भारत है छोटा सा, और सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पे पड़ता आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया। तो ये अफ्रीका महाद्वीप का ये एक देश है छोटा सा अल्जीरिया। आप वर्ल्ड मैप में जो है इसे सर्च कर लीजिएगा। तो अब इसने भाई स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करी, यानी कि ये देश स्वतंत्र कैसे हुआ, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, और पेपर में भाई पूछा जाता है इसके बारे में, मैं पहले बता रहा हूँ। अब ये जो भाई अल्जीरिया देश था, इस पे भी भाई किसने कब्जा कर रखा था, फ्रांस ने कब्जा कर रखा था। और कब करा था भाई, 1930 में फ्रांस ने इस पे आक्रमण करके अपना कब्जा जमा लिया था, यानी कि अल्जीरिया को गुलाम बना लिया था फ्रांस ने 1930 में आक्रमण करके। अब जब भाई फ्रांस ने भाई इस पे आक्रमण करके गुलाम बना लिया, तो फ्रांस को भाई बता देना चाहिए था पूरे विश्व में कि अब ये देश मेरा गुलाम है, लेकिन फ्रांस ने ऐसा नहीं करा। इसने क्या बोला भाई, फ्रांस ने ये देश अब मेरा हिस्सा है, यानी कि ये फ्रांस की जमीन है, ऐसा बोल दिया भाई पूरी दुनिया के सामने 1948 में। यानी कि ये बोल दिया फ्रांस ने कि भाई अब अल्जीरिया नाम का कोई देश नहीं है, ये जो अल्जीरिया नाम की जगह है ये फ्रांस की ही जगह है। तो इस वजह से भाई क्या हुआ, जो फ्रेंच के लोग थे, ये जो फ्रांस के जो लोग थे फ्रेंच लोग, ये धीरे धीरे आके जो है अल्जीरिया में बसने शुरू हो गए, क्योंकि भाई फ्रांस ने ये घोषणा कर दी थी कि ये अब फ्रांस का ही हिस्सा है, हमारा गुलाम नहीं है ये, बल्कि फ्रांस का ही हिस्सा है ये अल्जीरिया भी। अब ये जो लोग भाई धीरे धीरे अल्जीरिया में आके बस रहे थे, ये थे तो सारे भाई यूरोपवासी। इसमें भाई ज्यादातर जो थे फ्रांस के थे, कुछ स्पेन के थे, और कुछ इटली के थे, और कुछ इसमें यहूदी भी थे। यानी कि 4-5 टाइप के मिक्सअप लोग आके जो है वो सारे फ्रांस में आके अल्जीरिया में आके बसने लगे धीरे धीरे करके। लेकिन थे ये सारे यूरोप महाद्वीप के ही। अब यूरोप महाद्वीप में भाई बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे देश हैं। उनमें से मैंने आप लोगों को बता दिया, फ्रांस के देश, फ्रांस के लोग भी आए थे, स्पेन के लोग भी आए थे, इटली के भी आए थे, और यहूदी लोग भी आए थे। यानी कि अलग अलग कैटेगरी के लोग जो हैं यूरोप से आके बस गए यहाँ पे अल्जीरिया में। तो इन सारे लोगों को भाई एक साथ अगर हम बोले तो क्या बोला जाता था, कोलोन बोला जाता था। यानी कि ये जो लोग आके बसे थे सारे अलग अलग टाइप के, इन सारे देशों को कोलोन बोला जाता था। इसे याद रखना आगे, क्योंकि क्लोन वर्ड ही मैं यूज करने वाला हूँ। क्लोन वर्ड का मतलब यही है कि यूरोप से जो लोग आए थे इन लोगों को ही क्लोन बोला जाता था। अब भाई जो यहाँ पे अल्जीरिया में सरकार किसकी होगी, जब कब्जा कर लिया फ्रांस ने इस पे, तो ऑब्वियस सी बात है भाई सरकार भी फ्रांस की ही यहाँ पे होगी। तो फ्रांस सरकार ने भाई क्या करा, ये जो कोलोन लोग आए थे यूरोप से आके सारे बस गए थे, इनको अल्जीरिया में वो सारे अधिकार दे दिए जो अल्जीरिया के निवासियों के पास भी नहीं थे। कहने का मतलब ये है फ्रांस सरकार ने अपने लोगों को जो है सारे अधिकार दे दिए, और जो यहाँ पे लोग पहले से ही रह रहे थे अल्जीरिया के लोग, उनको अधिकार बिल्कुल भी नहीं दिए। और क्या करा भाई फ्रांस सरकार ने, और भाई जो ये जो जमीन थी ना अल्जीरिया में, ये जो जमीन थी, तो उत्तर की जो जमीन थी ना, यहाँ पे ऊपर के साइड की जो उत्तर की जमीन थी, ये सारी यहाँ से अल्जीरिया के लोगों को हटा दिया, दक्षिण में भेज दिया इन सारे लोगों को, अल्जीरिया के लोगों को। और यहाँ पे धीरे धीरे जो है फ्रांस के लोगों को ये जमीन दे दी, ताकि फ्रांस के लोग जो है यहाँ पे आके खेती बाड़ी वगैरह करके अपना रह सके। और साथ ही साथ जो भाई अल्जीरिया में पहले से जो स्कूल वगैरह चल रहे थे, उन सारे स्कूलों को बंद कर दिया और दूसरे स्कूल बनाए गए नए नए, जिसमें भाई क्या है फ्रांस सरकार अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई करवा रही थी, ताकि अब जो भी इन स्कूलों में पढ़े वो फ्रांस सरकार का सपोर्ट करे, ना कि उनका विद्रोह करे। और साथ ही साथ भाई जो यहाँ पे चुनाव वगैरह होते थे, जो अल्जीरिया में सारे चुनाव वगैरह होते थे, तो वो सारे चुनाव में वोट भी कौन डालने लगा, अब फ्रांस के लोग जो आए थे ना, जो कोलोन लोग आए थे, वो सारे लोग ही अब चुनाव वगैरह डालने लग गए, चुनाव करके प्रतिनिधित्व चुनने लग गए। और अल्जीरियाई लोगों को भाई यहाँ पे अब कोई भी अधिकार नहीं दिए गए। साथ ही साथ भाई 1893 में भाई यहाँ पे जो फ्रांस सरकार थी ना,
उसने अल्जीरिया में एक विधान पालिका बनाई। एक तरीके से तो बोले कि गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट बनाया विधान पालिका, जो पूरे देश का शासन वगैरह चलाएगा, कंट्रोल वगैरह करेगा। और भाई इस विधान पालिका से भी जो है अल्जीरिया लोगों को बाहर रखा गया, यानी कि अल्जीरिया लोगों को इसमें भी कोई अधिकार नहीं दिया। साथ ही साथ भाई और क्या होता था, सड़क का, रेल का, स्कूल का, अस्पताल का, इन सब को बनाया भी इस तरीके से जाता था कि कॉलोन लोग जो है इसका पूरा फायदा उठा सके, और जो अल्जीरियाई लोग थे ना, जो पहले से यहाँ पे रहते थे, उनको फायदा वगैरह ना मिले। मतलब कि इस तरीके से बनाते थे कि जो फ्रांस के लोग, जो यूरोप के लोग, कॉलोन लोग जो आए थे ना, इनको ही फायदा हो पूरी तरीके से। तो आप देख रहे होगे भाई यहाँ पे जब कोई देश गुलाम बन जाता तो उसके साथ कितना बुरा व्यवहार होता है, वो भी उसी के देश में और उसी की अपनी ही जमीन पर। और सेम इसी टाइप से भाई भारत के साथ भी बहुत बुरा हुआ है जब हम लोग आजाद थे। अब ऐसे में क्या अल्जीरिया के लोग चुप बैठते या भारत के लोग चुप बैठे थे क्या? नहीं भाई, चुप बिल्कुल भी नहीं बैठे थे। भारत के भाई समय समय पर जो है विद्रोह हुए, भारत के लोग निकल के आए, भारत के स्वतंत्रता सेनानी निकल के आए, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करी। इसी टाइप से भाई अल्जीरिया के लोग भी जो है समय समय पर निकल के आए, उन्होंने भी विद्रोह करा, बगावत करी इन फ्रांस की सरकार का, फ्रांस के लोगों का। हुआ क्या भाई, अल्जीरिया ने भी 1840 से ही भाई इनका विद्रोह करना शुरू कर दिया था। और ये विद्रोह भाई तब और ज्यादा बढ़ गया जब 1860 में अल्जीरिया में भाई अकाल आ गया, यानी कि खाने पीने वगैरह की हर चीज की कमी होने लग गई, महंगाई बढ़ने लग गई। तब भाई ये जो है विद्रोह और ज्यादा बढ़ गया सरकार के खिलाफ, फ्रांस की सरकार के खिलाफ। और 1970-71 तक आते आते भाई जो विद्रोह था और ज्यादा भयंकर हो गया। इन शॉर्ट बोलूं तो भाई जिस टाइप से भारत के लोगों ने भी समय समय पर आके भाई स्वतंत्रता की लड़ाइयां लड़ी थी, स्वतंत्रता सेनानी बनके अपने देश को आजाद करने की कोशिश करी, इसी टाइप से अल्जीरिया के लोगों ने भी समय समय पर आके जो है स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयां लड़ी। अब भाई 20वीं शताब्दी तक आते आते क्या हुआ, 20वीं शताब्दी तक आते आते जो अल्जीरिया में जो लोग थे ना, जो अल्जीरिया के पहले से ही जो लोग रहते थे, वो लोग थे भाई इस्लामी लोग, यानी कि मुस्लिम थे, वो सारे इस्लाम धर्म को मानते थे। तो 20वीं शताब्दी तक आते आते ऐसी नई पीढ़ी आने लग गई जो भाई राजनीति में बहुत अच्छी थी, शिक्षा में बहुत अच्छी थी, यानी कि पढ़ी लिखी थी, और उन्हें देश की जो हालत हो रही थी ना, ये सब भी उसका भी बहुत ज्यादा अच्छे से अंदाजा था। तो अब उन्होंने ये सारी प्रॉब्लम देखते हुए भाई क्या करा, धीरे धीरे देश में राजनीतिक दल बनाने शुरू कर दिए, सांस्कृतिक दल बनाने शुरू कर दिए, व्यापारिक संगठन बनाने शुरू कर दिए। यानी कि 20वीं शताब्दी में जो नई पीढ़ी आई थी, उन्होंने भाई धीरे धीरे पार्टियां बनानी शुरू कर दी अपनी अपनी। कुछ ने भाई व्यापारिक पार्टियां बनाई, कुछ ने सांस्कृतिक पार्टियां बनाई, यानी कि धर्म वगैरह पे नाम पे लड़ाई करी, कुछ ने भाई व्यापार वगैरह के नाम पे लड़ाई करी, और कुछ ने राजनीति के नाम पे लड़ाई करी अपना ग्रुप वगैरह बना के। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब भाई इन जो नई पीढ़ी आई थी, इसने अपना जो धर्म था इनका इस्लाम धर्म, इस पर बहुत ज्यादा प्रकाश डाला, इन पे बहुत ज्यादा फोकस करा, यानी कि इस्लाम धर्म को, अपने धर्म को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया, अपने साहित्य को, अपनी कविताओं को बहुत ज्यादा महत्व दिया इन लोगों ने। तो अब ऐसे में भाई 20वीं शताब्दी के टाइम पे ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ। आप लोगों को मैंने बताया 20वीं शताब्दी के टाइम पे ही 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और उस टाइम पे मैंने बताया था ये जो गुलाम देश थे, ये बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे थे उन सारे देशों की जिनके ये गुलाम है। और क्यों हेल्प कर रहे थे? ताकि ये जो महाशक्ति देश थे उस टाइम पे, जिन्होंने गुलाम बना रखा था, ये अपने गुलाम देशों को आजाद कर दे, इस वजह से इन गुलाम देशों ने हेल्प करी थी। तो सेम भाई इसी टाइप से प्रथम विश्व युद्ध में अल्जीरिया के लोगों ने भी जो है हेल्प करी भाई फ्रांस की सरकार की। कम से कम भाई 1,70,000 जो है अल्जीरियाई सैनिक फ्रांस की सेना में भर्ती हुए, साथ ही साथ कुछ ने कारखानों वगैरह में काम करा फ्रांस में जाकर। क्यों? क्योंकि भाई बदले में फ्रांस सरकार ने ये बोला था कि हम तुम्हें आजाद तो नहीं करेंगे लेकिन नागरिकता दे देंगे, यानी कि अब तुम्हें तुम्हारे देश में ही भाई ये बता देंगे कि तुम भाई इसी देश के निवासी हो, यानी कि नागरिकता दे देंगे। कहने का मतलब है इन्हीं के देश में अब इन्हें ऑफिशियली बता देंगे कि यहाँ भाई ये इन्हीं देश के हैं, इसी जमीन के लोग हैं, और वो भी उन लोगों को जिनको सिर्फ फ्रेंच भाषा आती हो, यानी कि फ्रांस की बोली आती हो, सिर्फ उन्हीं लोगों को नागरिकता देंगे। देख रहे हो भाई कितना बुरा हो रहा है इनके साथ साथ। और सिर्फ इतना ही नहीं, और जो लोग भाई इस्लाम धर्म को छोड़कर फ्रांस में जो धर्म वगैरह चलता था उसको अपनाते, सिर्फ उन्हीं को ही नागरिकता देने का वादा करा था फ्रांस सरकार ने। अब ऐसे में भाई खुद सोचो,
अगर भारत है, ये ब्रिटेन ने भाई हम पे कब्जा करा था और ब्रिटेन बोलता कि भाई हम तुम्हें जो है नागरिकता दे देंगे पूरी पूरी तुम्हारे देश की, यानी कि तुम्हें एक ऑफिशियली घोषित कर देंगे कि तुम भाई हाँ भारत देश के ही निवासी हो, तुम्हें नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन तुम्हें भाई इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए और जो तुम्हारा धर्म है, फॉर एग्जाम्पल हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, उस धर्म को छोड़ के जो ब्रिटेन में धर्म चलता है उस धर्म को अपनाना पड़ेगा, तभी हम नागरिकता देंगे। और साथ ही साथ तुम्हें भाई हमारी प्रथम विश्व युद्ध में हेल्प भी करनी पड़ेगी। तो क्या करते भाई, अगर आप होते तो क्या करते, या भारत के लोग होते तो क्या करते, खुद सोचो। साफ सीधी सी बात है भाई, मना ही कर देते और वो अपने धर्म को, अपनी भाषा को छोड़ते बिल्कुल भी नहीं। तो सेम इसी टाइप से भाई अल्जीरिया के लोगों ने भी करा। 1936 तक आते आते गिनती के 7,800 लोगों ने ही भाई फ्रांस की नागरिकता प्राप्त की। रहते तो भाई लाखों लोग थे यहाँ पे अल्जीरिया में, लेकिन कुछ ही थे जो जिनको अपने देश से प्यार नहीं था, अपनी मिट्टी से प्यार नहीं था, उन्होंने जाके फ्रांस की नागरिकता अपना ली। अब भाई प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, मैंने आप लोगों को बताया 1939 से 45 के बीच में आप लोगों का दूसरा विश्व युद्ध हुआ। अब दूसरे विश्व युद्ध में भी भाई अल्जीरिया के लोगों ने सपोर्ट करा फ्रांस की सरकार को, ताकि भाई फ्रांस की सरकार इन्हें आजादी दे दे अगर ये अच्छा बिहेवियर करेंगे फ्रांस की सरकार के साथ। तो भाई उस टाइम पे भी लगभग 25,000 सैनिक ने जो थे फ्रांस की तरफ से लड़े थे। लेकिन भाई फ्रांस की सरकार ने युद्ध खत्म होने के बाद भी अल्जीरिया लोगों को कोई भी रियायत नहीं दी, कोई भी आजादी वगैरह, कोई भी छूट वगैरह नहीं दी। यानी कि यहाँ पे भी भाई फिर से दोगलापन करा फ्रांस की सरकार ने। लेकिन भाई इस युद्ध से अल्जीरिया लोगों का एक फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि भाई अल्जीरिया के लोगों को भाई जो युद्ध में बातें हो रही थी, युद्ध के टाइम पे स्वतंत्रता को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, आत्मसम्मान को लेकर, इन सब से भाई जो अल्जीरिया लोग थे उनमें अपने देश के प्रति जो है प्रेम जागा और ज्यादा, और उनकी और ज्यादा जो है इच्छाएं बढ़ी अपने देश को आजाद कराने के लिए। यानी कि एक तरीके से पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। ऐसे में भाई जब युद्ध खत्म हुआ तो भाई अल्जीरिया में बहुत बुरी हालत हो गई भाई, फसल जो है वो सारी खराब हो गई, मतलब फसल जो है बहुत बुरी होने लगी थी, वस्तु वगैरह की भाई कमी होने लग गई थी, और बेरोजगारी जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इस वजह से भाई जो अल्जीरिया के लोग थे उन्होंने विद्रोह कर दिया भाई फिर से फ्रांस की सरकार का। अब विद्रोह जो है ये भाई बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया, और जब भाई 8 मई को ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी कि बहुत सारे शहरों में हुआ और बहुत सारे गांवों में विद्रोह किया गया फ्रांस की सरकार के खिलाफ। क्यों? क्योंकि भाई एक ये सही मौका था विद्रोह करने का, क्योंकि भाई 8 मई को जो है यूरोप के जो राज्य थे या देश थे ये द्वितीय विश्व युद्ध जीतने की खुशी मना रहे थे। उसी टाइम पे जो भाई अल्जीरिया के राष्ट्रवादी लोग थे, यानी कि जो अपने देश से प्रेम करते थे, उन सब ने दबा के विद्रोह करा फ्रांस की सरकार के खिलाफ, यूरोप की सरकार के खिलाफ। जैसे कि भाई भारत ने 1857 वाला आपने विद्रोह पढ़ा होगा भारत का। कहते हैं कि भाई भारत जो है उसी टाइम पे ही आजाद हो जाता अगर कुछ बातें वो नहीं हुआ होती, मतलब कि वहां पे कुछ कमी रह गई थी, अदरवाइज तो भाई भारत भी उसी टाइम पे 1857 में ही आजाद हो जाता। जैसे भारत में वही 1857 का विद्रोह आपने पढ़ा होगा 12th क्लास वगैरह में भी, तो सेम उसी टाइप से मान लो भाई यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा विद्रोह छिड़ गया था। लेकिन भाई इस विद्रोह को बहुत बुरी तरह जो है फ्रांस की सरकार ने दबा दिया। गांवों और शहरों पे जो है हवाई जहाजों के द्वारा और समुद्री जहाजों के द्वारा भाई गोलीबारियां करी खूब, जैसा कि सेम भाई 1857 में भारत में हुआ था। भारत में भी विद्रोह दबाने के लिए बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, गोलियों से भून दिया गया, बहुत सौ को भाई पकड़ लिया गया, बहुत सौ को मारा पीटा खूब गया। तो सेम उसी टाइप से यहाँ पे भी अल्जीरिया में भी हुआ। तो ये भाई जो 8 मई को ये हुआ था भाई, विद्रोह हुआ था, इसमें भाई बहुत हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन फ्रांस के सरकार ने सिर्फ इतना बोला कि भाई गिनती के 1,500 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन एक्चुअल में जो डाटा था ना वो 6,000 से 40,000 के बीच में लोगों की जो है मृत्यु हुई थी। साथ ही साथ भाई सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जो अल्जीरिया के लोगों के जो भी नेता थे भाई अल्जीरिया के, उन सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि भाई मेन जड़ ही यही होते हैं, विद्रोह वगैरह करने में जो सपोर्ट करते हैं वो नेता ही वगैरह होते हैं। तो इनको भी इस वजह से ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसी कारण भाई क्या हुआ, जब ये विद्रोह हुआ इतना कैड़ा, इसमें इतने लोगों की मृत्यु हो गई अल्जीरिया लोगों की, तो भाई धीरे धीरे जो है स्वतंत्रता की मांग और ज्यादा तेज हो गई। यानी कि अब लोगों की इच्छा और ज्यादा जागने लगी अल्जीरिया के लोगों के धीरे धीरे स्वतंत्रता के लिए। अब ऐसे में भाई एक नेता निकल के आए बहुत शक्तिशाली,
उनका नाम था भाई मसाली हज। तो एक ये नेता थे भाई, नाम थोड़ा अजीब सा है, अल्जीरिया लोगों का है। तो इन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली स्वतंत्रता दिलाने के लिए। उस पार्टी का नाम ही इन्होंने क्या रखा, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की विजय का आंदोलन, शॉर्ट में बोलूं तो MTLB। तो ये इन्होंने एक तरीके से पार्टी बना ली भाई अपनी स्वतंत्रता दिलाने के लिए देश को। अब ऐसे में भाई इतना ज्यादा विद्रोह वगैरह हो रहा था फ्रांस सरकार के खिलाफ, ऊपर से नेता उठ के आ गए, लोग बहुत ज्यादा भड़क गए फ्रांस सरकार के खिलाफ। ऐसे में भाई फ्रांस को लगा कि भाई अब हमारा जो है शासन खत्म हो जाएगा। तो फ्रांस की सरकार ने भाई यहाँ पे एक चाल चली। चाल क्या चली, फ्रांस की सरकार ने छोटी सी मतलब छोटे छोटे जो है इनको अधिकार देने शुरू कर दिए अल्जीरिया लोगों को। पहले बिल्कुल भी अधिकार नहीं थे ढंग से, भाई इन पे अत्याचार कर रहे थे। लेकिन अब अत्याचार इन्होंने सोचा थोड़े बहुत अत्याचार कम कर देते हैं, ये तो बेचारे ऐसे ही मान जाएंगे। तो फ्रांस की सरकार ने चाल ये चली कि भाई 1947 में एक कानून बना दिया। कानून का नाम था भाई तुम्हारा ऑर्गेनिक स्टैट्यूट ऑफ अल्जीरिया। तो ये भाई पूरा कानून का नाम था। इस कानून के तहत भाई क्या हुआ, 120 सदस्यों को विधानसभा में जगह मिल गई। लेकिन भाई ये 120 सदस्य जो है ये सारे फ्रांस के नहीं है, यानी कि एक तरीके से विधानसभा बना दी देश को चलाने के लिए, एक तरीके से डिपार्टमेंट बना दिया। जैसे भारत में विधानसभा, एक तरीके से इसी टाइप की एक सरकार बना दी, डिपार्टमेंट बना दिया। और उसमें आधे लोग जो होंगे वो होंगे भाई तुम्हारे फ्रांस के लोग, यानी कि 60 लोग फ्रांस के होंगे और 60 लोग होंगे तुम्हारे अल्जीरिया के। अब भाई सिर्फ इतना ही नहीं हुआ इस कानून के तहत, बल्कि और भी छूट दी गई फ्रांस की सरकार के द्वारा। जैसे कि भाई छोटे मोटे चुनाव कराने की भाई इन्हें इजाजत दे दी अल्जीरिया लोगों को। साथ ही साथ भाई दक्षिण अल्जीरिया में भाई सेना का कंट्रोल ज्यादा था, यानी कि फ्रांस की सेना का कंट्रोल थोड़ा ज्यादा हुआ करता था, तो इस चीज को भी खत्म कर दिया गया। साथ ही साथ जो अरबी भाषा थी, यानी कि ये जो अल्जीरिया के जो लोग थे ये इस्लामी थे, मुस्लिम लोग थे और ये अरबी भाषा बोलते थे भाई। तो इस अरबी भाषा को सरकारी भाषा बना दिया गया भाई इसी कानून के तहत। साथ ही साथ भाई जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनको भी वोट देने का प्रावधान दिया गया था इस कानून के तहत। लेकिन भाई ये जो कानून फ्रांस की सरकार ने चाल चलने के लिए बनाया था, इस कानून का भी भाई विरोध किया गया। और विरोध इस बार दो तरफ से हुआ। एक तो वो लोग थे भाई जो फ्रांस के लोग रह रहे थे, जिन्हें हम कोलोन लोग बोलते थे, और एक वो थे जो अल्जीरिया के पहले से ही लोग यहाँ पे रहते थे, जो इस्लाम धर्म के थे, अरबी भाषा बोलते थे। तो इन दोनों ने ही करा। कोलोन लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये बोल रहे थे कि भाई तुम लोगों ने अल्जीरिया लोगों को इतने सारी जो है अधिकार दे दिए, बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए, बहुत सारी छूट दे दी, रियायत दे दी। लेकिन अल्जीरिया लोग इसलिए कर रहे थे, वो बोल रहे थे ये छूट जो दी है, ये जो अधिकार दिए, जो रियायत दी है, ये बहुत ही ज्यादा कम है। इस वजह से इस कानून का बहुत ज्यादा विरोध हुआ। लेकिन फिर भी भाई इस कानून के तहत जो नगर निगम के चुनाव हुए थे भाई 1947 में, उसमें भाई अल्जीरिया की पार्टी जीती। अल्जीरिया की कौन सी पार्टी भाई, MTLD। ये जो मैंने अभी ऊपर आप लोगों को पढ़ाई थी, इस पार्टी को, ये लोकतांत्रिक स्वतंत्र की विजय का आंदोलन, ये पार्टी जो है जीती थी भाई अल्जीरिया की नगर निगम के चुनाव में। बदले में भाई जो कोलोन लोग थे वो यहाँ पे कैसे चुप बैठते, उन्होंने भाई 1948 में जो पहले विधानसभा चुनाव हुए उसमें हेराफेरी करके उन्होंने अपनी सरकार बना ली विधानसभा चुनाव में। साथ ही साथ 1951 में फिर से चुनाव हुए, उसमें फिर से भाई कोलोन लोग ने हेराफेरी करके फिर से जीत गए। अब यहाँ पे भाई अल्जीरिया लोगों को एक बात समझ में आ गई थी कि भाई अब शांति से जो है काम नहीं होगा, अब विद्रोह करना ही पड़ेगा इस सरकार का। तो इसलिए भाई 1950 के आसपास के टाइम पे जो युवक थे, यानी कि युवा थे देश ने, उनने नेताओं के साथ मिलकर जो है विद्रोह वगैरह छेड़ दिया। अब जब विद्रोह वगैरह करा तो भाई जो कोलोन लोग थे यहाँ पे, उन्होंने भाई फ्रांस की सरकार पे दबाव बनाया कि भाई ये विद्रोह वगैरह को दबाओ, दमनकारी नीतियां अपनाओ, यानी कि खत्म कर दो इन विद्रोह करने वालों को, सबको मार दो, दबा दो इन्हें। इसलिए भाई फ्रांस की सरकार ने क्या करा, ये जो मसाली हज नेता था भाई, इसको भाई फ्रांस भेज दिया। साथ ही साथ जो इसकी पार्टी जो इनने बनाई थी स्वतंत्रता के लिए, इसे भी खत्म कर दिया। लेकिन भाई इससे क्या हुआ, इससे भाई जो अल्जीरिया के लोग थे उनमें स्वतंत्रता को लेकर और ज्यादा भावनाएं जो हैं पैदा हो गई, क्योंकि भाई जितना गलत होता जा रहा था इनके साथ, ये उतना ज्यादा स्वतंत्रता के लिए अब तड़प रहे थे, बेचैन हो रहे थे। अब 1950 के दशक में ही, यानी कि 1950 के आसपास के टाइम में ही भाई एक और नेता निकल के आया। उस नेता का नाम क्या था भाई, बैन बेला। क्योंकि भाई जो मसाली हज था, इसे तो फ्रांस भेज दिया फ्रांस सरकार ने और उसकी पार्टी को भी
खत्म कर देते। लेकिन अब दूसरा नेता निकल के आया, दूसरा बड़ा पावरफुल नेता बना, वो था बेनबेला। और भाई ये पहले से ही जो है सेना वगैरह में जो हाई पोस्ट होती है उसमें भी रह चुका था, जिसने भाई फ्रांस की तरफ से युद्ध वगैरह भी लड़ा था और युद्ध में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से भाई इसे जो है सैनिक सम्मान वगैरह, अवार्ड वगैरह जो है दिए गए थे। लेकिन भाई वो था तो अल्जीरिया का ही, तो वो धीरे धीरे क्या है फ्रांस का विरोध करने लगा, फ्रांस विरोधी हो गया। इसलिए भाई उनने 1954 में आके, 1954 के मार्च नवंबर में आके भाई उसने क्या करा, जो पूरा अल्जीरियाई क्षेत्र था इसे भाई 6 सैनिक भागों में डिवाइड कर दिया, यानी कि 6 बना दिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि पूरे अल्जीरिया को 6 भागों में डिवाइड करके सैनिक अड्डे वड्डे टाइप बना दिए, जिन्हें विलायत बोला जाता है। विलायत यानी कि ये जो 6 भाग बनाए थे इसने, इसको विलायत बोला जाता है, याद रखना थोड़ा बहुत। फिर भाई 1954 में ही इसने एक अपनी पार्टी भी बना ली भाई। इसकी पार्टी का नाम क्या था भाई, राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा। इंग्लिश में भाई इसे नेशनल रिबलेशन फ्रंट बोल सकते हो, या शॉर्ट में इसे बोल सकते हो आप FLN। और इसने भाई फिर 1954 में अपनी पार्टी बनाने के बाद अपनी सेना भी बना ली, अपनी पूरी आर्मी बना ली, अब देश को आजाद कराने के लिए। धीरे धीरे भाई जो छोटे छोटे नेता थे, छोटी छोटी पार्टियां थी, वो सब भी इसी के साथ जुड़ गए, यानी कि पूरा देश जो है अब एक साथ हो गया, सारे लोग जो है देश के एक साथ हो गए। फिर अंत में भाई जाके 1 नवंबर 1954 में जो ये राष्ट्रीय मोर्चे पार्टी थी बेनबेला की, इसने क्या करा भाई, अल्जीरिया में स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया भाई, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम जो है चालू कर दिया, यानी कि स्वतंत्रता की लड़ाई चालू कर दी। अब भाई इसने स्वतंत्रता संग्राम तो चालू कर दिया और पूरा देश भी जो है इसके साथ हो गया, सारी राजनीतिक पार्टियां जो भी थी देश की सब इसके साथ आ गए, सारे लोग इसके साथ आ गए। क्यों? क्योंकि भाई ये जाति, लिंग वगैरह, वर्ग वगैरह में कोई भी भेद नहीं करता था, ये कहता था सब लोग समान है। इस वजह से ही पूरा देश जो है इसका सपोर्ट करने लग गया था और इसके साथ मिलकर फ्रांस की सरकार को हराना शुरू कर दिया था। अब ये जो संघर्ष इसने चालू करा था, स्वतंत्रता की लड़ाई चली थी, ये भाई शुरू में तो 1 साल तक शहरों में चलती रही, फिर धीरे धीरे करके भाई ये आंदोलन जो है गांव में फैलने लगा। अब जब गांव में फैला, और गांव में भाई कौन थे खेतीबाड़ी जो कौन कर रहे थे, वो तो कॉलोन लोग, मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया था। तो कॉलोन लोग भाई क्या कर रहे थे, अपनी सारी जमीनें, खेतीबाड़ी वगैरह बेच भाग के सब शहर की ओर भागने लगे धीरे धीरे। इसी टाइप से भाई अगस्त 1955 में ये जो कमांडर था बेनबेला, या आप बोल सकते हो FLN का जो कमांडर था, उसने फिलिपविल शहर था, एक फिलिपविल शहर, इसमें भाई 123 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया भाई। इसमें कुछ बच्चे भी थे और कुछ औरतें भी थे, यानी कि ये वो लोग थे जो कॉलोन जो तुम्हारे यूरोप वगैरह से आए हुए थे, तो इनको 123 लोगों को इनने मार दिया बहुत बुरी तरह। साथ ही साथ एक काहिरा नाम की जगह थी भाई अल्जीरिया में, तो उसमें भी भाई इसने क्या करा, बेला ने वहां पे जो भी कॉलोन लोग रहते थे उनको सबको समाप्त करने का आदेश दे दिया। अब 1957 तक आते आते भाई क्या हुआ, ये जो बेनबेला था इसके पास बहुत बड़ी आर्मी हो गई थी। कितनी भाई, लगभग 40,000 लोग जो हैं इसकी आर्मी में जुड़ गए थे, जिनमें भाई बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ी हुई थी। अब भाई इतने बड़े लेवल पे विद्रोह देखकर भाई फ्रांस की सरकार जो है वो बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन फिर भी भाई वो अल्जीरिया को आजाद करना नहीं चाहती थी, वो बिल्कुल भी आत्मसमर्पण करना नहीं चाहती थी। ऐसे में भाई उन्होंने इस सिचुएशन को संभालने के लिए फिर से एक चाल चली। चाल क्या चली भाई, उन्होंने भाई अल्जीरिया के लोगों से समझौते वगैरह करने शुरू कर दिए, ताकि भाई ये विद्रोह वगैरह थम जाए और हमारा कब्जा जो है वो अल्जीरिया पे बना रहे। इसी बीच भाई क्या होता रहा, जो कॉलोन लोग रहते थे यहाँ पे अल्जीरिया में, जो फ्रांस वगैरह यूक्रेन से आए हुए थे, इन सबको भाई अल्जीरिया लोगों ने बहुत मारा पीटा, खून खराबा करा, बम वगैरह बहुत आक्रमण करा इन लोगों के ऊपर। अब ऐसे में भाई फ्रांस की सरकार जो है वो चुप नहीं बैठी, उसने भी पूरी शक्ति का जो है जो जितना वो कर सकती थी पूरी अपनी पावर दिखा दी फ्रांस की सरकार ने। इसलिए भाई ये जो आसपास के जो पड़ोसी देश थे, उपनिवेश थे, सारे फ्रांस के जो चंगुल में थे सारे देश, वो उन सब में भी जो है फ्रांस के खिलाफ विद्रोह उठ गया। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का ट्यूनीशिया है, मोरक्को है, इन देशों में भी भाई फ्रांस के खिलाफ विद्रोह जो है
होने लगे बहुत ज्यादा। फिर भाई फ्रांस की सरकार ने सोचा कि इन छोटे मोटे देशों को आजाद कर देते, तो इस वजह से मार्च 1956 में फ्रांस की सरकार ने भाई ट्यूनीशिया और मोरक्को को आजाद कर दिया, ताकि वहां पे जो है हमारे खिलाफ विरोध ना हो, संघर्ष ना हो। अब फ्रांस की सरकार ने सोचा कि वहां पे तो होगा नहीं, अब हम अल्जीरिया को अच्छे से पकड़ लेंगे अपने हिस्से में और अल्जीरिया को नहीं छोड़ेंगे, उसे स्वतंत्र नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई अब इज्जत का सवाल है फ्रांस की सरकार का। वो इसलिए क्योंकि भाई फ्रांस की सरकार ने अल्जीरिया को फ्रांस का हिस्सा बना लिया था। मैंने आपको शुरू में बोला था, फ्रांस का उपनिवेश नहीं बनाया था इसने, यानी गुलाम देश नहीं बनाया था, बल्कि फ्रांस का ही हिस्सा घोषित कर दिया था पूरे विश्व के सामने। तो अब भाई इज्जत पे बात आया थी, तो इस वजह से फ्रांस की सरकार ने उन देशों को तो आजाद कर दिया, लेकिन अल्जीरिया को आजाद नहीं करा, अल्जीरिया के पीछे पड़ा रहा, सारी पावर जो है अल्जीरिया में लगा दी। लेकिन भाई अल्जीरिया को अब मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर जो थे, उन्होंने हेल्प कर दी अल्जीरिया के लोगों को। और जब इन्होंने हेल्प करी तो अंत में जाके भाई 5 जुलाई 1962 को अल्जीरिया फ्रांस से आजाद हो गया। तो बस भाई यही पूरी स्टोरी है फ्रांस और अल्जीरिया की, कि अल्जीरिया कैसे कैसे आजाद हुआ। ये स्टोरी भाई आप पूरी जो है याद रखना। वैसे कोई कॉमन ही स्टोरी है, भारत से बहुत ज्यादा सिमिलर मैच करती है स्टोरी। और मोस्टली भाई सभी देशों का यही हाल था। उपनिवेशवाद जो देश थे, जो उपनिवेश की चंगुल में घिरे हुए थे, उन सभी देशों का मोस्टली का यही हाल था और मोस्टली सबकी सिमिलर स्टोरी थी। अब पेपर में भाई आप लोगों से अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कुछ भी पूछे तो आप लोगों को ये पूरी स्टोरी जो है सेम टू सेम ऐसी डाटा, अगर जो याद रहता है वो याद रहे, सेम टू सेम ऐसी स्टोरी जो है पूरी लिख दीजिएगा, पेल दीजिएगा, आपको इजीली मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। अब यहाँ पे भाई एक अल्जीरिया के बारे में क्वेश्चन और बनता है। वो क्वेश्चन क्या है भाई, आप लोगों से पेपर में पूछ सकता है कि अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम में जो विभिन्न राजनीतिक दल थे, यानी कि राजनीतिक जो पार्टियां बन बन के आए हैं, राजनीतिक नेता आए हैं, उन्होंने उनकी भूमिका जो है उसका वर्णन करो, यानी कि उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या योगदान दिया है स्वतंत्रता दिलाने में अल्जीरिया को, उसके बारे में वर्णन करो, उसको डिफाइन करो। तो वो चीज भाई मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ऊपर स्वतंत्रता संग्राम में पढ़ा दिया है, लेकिन सेपरेटली मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है आप लोगों की, ताकि हेल्प हो जाए। और इसको मैंने अच्छे से ऊपर आप लोगों को एक एक स्टेप बाय स्टेप जो डिफाइन कर दिया। तो मैं इसे भी फटाफट स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। इसे मैं पढ़ाने नहीं वाला आप लोगों को, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मैंने ये सारी चीजें जो स्टेप बाय स्टेप ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। चलो भाई अब पढ़ते हैं अपना लास्ट टॉपिक, वो है भाई हमारा उत्तर विउपनिवेशीकरण का चरण। अब भाई पूरे विश्व में 1950 के दशक के आसपास विउपनिवेशीकरण तो होने लग गया, मतलब कि सारे देश अब धीरे धीरे जो है आजाद होने लगे। और उसी टाइम पे भारत भी आप लोगों को पता है आजाद हुआ। बहुत सारे देश जो है उस टाइम पे आजाद हुए, 80 से 100 के देश के आसपास जो है आजाद हुए। तो वो आजादी के बाद भाई उन पे प्रभाव क्या पड़ा, उन सारे देशों को क्या हुआ, जो भी देश आजाद हुए उनकी स्थिति कैसे हुई, क्या हुआ इन सब में, इन सबको जांच पड़ताल करना, इन सब की पढ़ाई करना ही हमारा उत्तर विउपनिवेशीकरण ही कहलाता है। उत्तर मतलब बाद, तो यानी कि स्वतंत्र होने के बाद जो सारी जांच पड़ताल वगैरह की जाती है, इसी को हम कहते हैं उत्तर विउपनिवेशीकरण वाद। अब आप देखोगे बहुत सारे देश जो हैं वो स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद भी एक तरीके से गुलाम हैं वो सारे देश। वो कैसे भाई, उनका सोच ही ऐसी हो चुकी है वहां के लोगों की। फॉर एग्जांपल भारत के लोगों की आप देखोगे तो बहुत से लोग जो है भारत के वो ब्रिटेन की कॉपी करने की सोचते रहते हैं आज भी। तो एक तरीके से क्या है, हमारी सोच में ही गुलामपना आ गया, हमारी भाई मानसिकता ही ऐसी हो गई है। साथ ही साथ भाई इन सारे देशों ने हम लोगों को लूटा ही इतना है, यानी कि जो इतने सारे गुलाम देश इन्होंने बनाए थे, इन्होंने देशों ने लूट लिया, हम सारे देशों को मिलकर इतना लूट लिया कि अब हमें अपना आर्थिक विकास करने के लिए भी, हेल्प लेने के लिए भी, अपनी तरक्की करने के लिए भी इन सारे देशों के पास जाना पड़ता। फॉर एग्जांपल भारत जो है आप लोगों को पता ही होगा, ब्रिटेन वगैरह से भी भाई बहुत टाइम पे हेल्प लेता है, और भी बड़े बड़े देशों से जैसे फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, इन सबसे हमें हेल्प लेनी पड़ती है अपना विकास करने के लिए। तो देखा जाए तो भाई आजादी के बाद भी हम सारे देश एक तरीके से अपनी मानसिक सोच और आर्थिक व्यवस्था के कारण गुलाम अभी तक बने हुए हैं, और इन सारी चीजों को ही उत्तर उपनिवेशीकरण में रखा जाता है। अब भाई जो विद्वान लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने भाई ये जो विउपनिवेशीकरण के बाद का जो टाइम था, इसे 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ाया है। पहला तो उत्तर उपनिवेशीकरण और दूसरा
नव उपनिवेशवाद। तो ये दोनों चीज क्या है मैं आप लोगों को अभी समझाता हूं। उत्तर उपनिवेशीकरण तो भाई मैंने आप लोगों को पढ़ाई दिया क्या चीज है, नव उपनिवेशीकरण भी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हूं। उत्तर उपनिवेशीकरण भाई एक अध्ययन की शाखा है, यानी कि एक तरीके से सब्जेक्ट मान लो पढ़ाई करने का। किस चीज की पढ़ाई करने का भाई, कि वो जो गुलाम देश बने हैं उन गुलाम देश में भाई क्या क्या सांस्कृतिक प्रभाव पड़े हैं, क्या क्या राजनीतिक प्रभाव पड़े हैं, क्या क्या सामाजिक प्रभाव पड़े हैं, उन सब की स्टडी करने के लिए ही एक सब्जेक्ट है उत्तर उपनिवेशीकरण। साथ ही साथ भाई इस सब्जेक्ट में और क्या पढ़ा जाता है, ये जो भाई कब्जा करा था, जो दूसरे देशों ने कब्जा कर लिया था हमारे देश पर, उससे भाई हमारे देश के लोगों के जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, ये सब भी भाई जांच पड़ताल करी जाती है। इन सबको भी पढ़ा जाता है उत्तर उपनिवेशीकरण के अंदर। और सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ा जाता, साथ ही साथ उत्तर उपनिवेशीकरण में भाई इंफॉर्मेशन वगैरह देखी जाती है, ज्ञान वगैरह जो है इन सब की भी पढ़ाई की जाती है। अब इंफॉर्मेशन और ज्ञान किस चीज की, कि भाई ये जो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इन सारे देशों ने जो गुलाम बनाया सभी देशों को मिलके, उन सारे देशों की मानसिकता ही ऐसी कर दी गुलाम वाली, यानी कि सोच ही गुलाम वाली कर दी। तो ये सब चीजें उन देशों ने करा कैसे है, इन सब की स्टडी भी हमारी उत्तर उपनिवेशीकरण के अंदर ही आती है। साथ ही साथ भाई इसके अंदर और क्या स्टडी करा जाता है, कि जो साम्राज्यवादी शक्ति है, साम्राज्यवादी शक्ति यानी कि वो सारे देश जिन्होंने गुलाम बनाया था, जैसे कि फ्रांस था भाई, ब्रिटेन था, जर्मनी था, जापान था, इन सारे देशों ने बाकी सारे देशों को गुलाम बनाया था। तो इन सारे देशों ने मिलकर गुलाम देशों पर भाई क्या राजनीतिक छवियां छोड़ी हैं, क्या सांस्कृतिक छवियां छोड़ी हैं, क्या ऐतिहासिक छवियां जो है वो छोड़ी हैं, उनके तरीके क्या थे, ये सब जो है स्टडी किया जाता है उत्तर उपनिवेशीकरण के अंदर। क्यों, ताकि भाई समझ सके कि इन लोगों ने गुलाम वगैरह जो है कैसे बनाया था, ताकि आने वाले टाइम में ये सब चीजें दोबारा से ना हो। तो आई होप भाई आप लोगों को उत्तर उपनिवेशीकरण का मतलब अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब थोड़ा नव उपनिवेशीकरण का मतलब देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सिमिलर है तो आप कंफ्यूज मत होना। नव उपनिवेशीकरण को भाई दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है तुम्हारा आर्थिक साम्राज्यवादी, या आप आर्थिक उपनिवेशीकरण भी कह सकते हो। मैंने आप लोगों को ऊपर ही पढ़ा दिया था कि साम्राज्यवाद का मतलब भी उपनिवेशवाद होता है, यानी कि दोनों का मतलब ये होता है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश को गुलाम बना लेता है तो उसको हम साम्राज्यवाद भी कह सकते हैं, उपनिवेशवाद भी कह सकते हैं, या औपनिवेशीवाद भी बोल सकते हैं। तो अब भाई ये आर्थिक साम्राज्यवाद का नाम से देखो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, आर्थिक साम्राज्यवाद। आर्थिक साम्राज्यवाद देखो, आर्थिक मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, और साम्राज्यवाद का मैंने मतलब बता ही दिया आप लोगों को, एक तरीके से गुलाम। तो आपने भाई आज के टाइम पे बहुत सारे देशों को देखा होगा जो भाई बिना वजह जो है दूसरे देश की बात मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पाकिस्तान को देखा होगा, वो चाइना की भाई कैसे बात मानता है, जैसे कि चाइना का गुलाम हो भाई पाकिस्तान। इसी तरीके से श्रीलंका जो है वो भी किस तरीके से उसे माननी पड़ रही थी सारी बातें मजबूरी में चाइना की, जैसे कि चाइना का जो है गुलाम हो श्रीलंका। इसी तरीके से भाई वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत सारे देशों को जो है बातें माननी पड़ती हैं। वो क्यों, क्योंकि भाई वो जो बड़ी बड़ी महाशक्ति देश थे उन्होंने जब इन सारे देशों को गुलाम बना लिया था तो भाई उन्हें इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा। साथ ही साथ वहां पे भाई पैसों का सिस्टम वगैरह, यानी कि आर्थिक व्यवस्था पूरी ऐसी डेवलप कर दी उन्होंने अपने अकॉर्डिंग, कि अब भाई इन सारे देशों को अपना विकास करने के लिए इन देशों की सुननी ही पड़ती है। और अगर ये ना सुने तो भाई यहाँ की जो है जनता दोबारा से डूब जाएगी, गरीबी की हालत में आ जाएगी, यहाँ पे खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। और इस चीज का ही भाई फायदा उठा के ये जो गुलाम जिन देशों ने बनाया था, ये क्या करते हैं, इन देशों के भाई जो गुलाम देश थे इन देशों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। और इसी चीज को बोला जाता है भाई नव उपनिवेशीकरण या आर्थिक साम्राज्यवाद आप बोल सकते हो। यानी कि जब कोई देश भाई आप लोगों का, मान लो ये था तुम्हारा फ्रांस और ये था अल्जीरिया। अब अल्जीरिया भाई 1962 में आजाद तो हो गया फ्रांस के चंगुल से, लेकिन अल्जीरिया को फिर भी भाई फ्रांस की बातें माननी पड़ रही हैं। तो इसी चीज को हम बोल देंगे आर्थिक साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद। अब बातें क्यों माननी पड़ रही है, क्योंकि भाई अपना विकास भी तो करना है इसे, और विकास करने के लिए भाई इसे थोड़ी बहुत इसकी हेल्प की
जरूरत पड़ेगी। तो इसी चक्कर में ये बातें माननी पड़ रही हैं, तो इसी चीज को बोल देते हैं हम नव उपनिवेशवाद। अब आप लोगों को पता है भाई, जो यूरोप के देश थे, यूरोप की जो महाशक्ति देश थे, उन्होंने भाई अफ्रीका के देशों पर और एशिया के देशों को गुलाम बनाने के लिए न जाने क्या क्या करा, कैसे कैसे हथकंडे अपनाए, और कितने साल तो इन्होंने गुलाम भी बना के रखा। लेकिन आज के टाइम पे ये सारे देश भाई इन देशों को दोबारा से अपना गुलाम बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, आर्थिक उपनिवेशवाद का सहारा ले रहे हैं। आर्थिक उपनिवेशवाद का मतलब कि यानी कि इन्होंने उस देश में सिस्टम ही ऐसा बना दिया, अपने गुलाम देशों में सिस्टम ही ऐसा बना दिया कि हम सारे इन देशों को अपनी आर्थिक मतलब विकास करने के लिए भाई इन देशों की सुननी ही पड़ती है, इन देशों की हेल्प लेनी ही पड़ती है। और इसी की चीज को हम कहते हैं नव उपनिवेशवाद, आर्थिक उपनिवेशवाद। तो आई होप भाई आप लोगों को नव उपनिवेशवाद या आर्थिक उपनिवेशवाद भी समझ में आ गया होगा और उत्तर उपनिवेशवाद भी समझ में आ चुका होगा। तो भाई यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। मैंने कंप्लीटली आप लोगों को एक एक टॉपिक अच्छे से डिफाइन कर दिया है, पढ़ा दिया है। इसके जो नोट्स हैं आप लोगों को वो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे, वहां से आप जो है नोट्स लेके इजीली पढ़ सकते हैं। रही बात भाई आप लोगों की थर्ड यूनिट, ये भी आप लोगों को बहुत जल्दी जो है मैं पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और कोई भी भाई डाउट वगैरह हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे आ जाना। इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाना। साथ ही साथ मेरी टीचिंग पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर छोड़ के जाना, और टीचिंग में कुछ कमी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि मैं उसे आगे इंप्रूव कर सकूं। तो बस भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।